प्यारे बच्चों, मैं नेहा श्रीवास्तव राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी का माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के गृह विज्ञान के अध्याय 10 जिसका नाम है कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनकी रोकथाम, इसका तीसरा और आखिरी भाग पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पिछले दो भागों की चर्चा हम पिछले दो वीडियोस में कर चुके हैं। भाग 2 में आपने पढ़ा है पीत ज्वर, मलेरिया, टाइफॉइड, टिटनेस, फाइलेरिया, काली खांसी तथा मस्तिष्क ज्वर। इन रोगों के कारण, रोकथाम और इनसे बचाव के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में आपने जान लिया है। तो चलिए आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और रोगों की चर्चा करेंगे और उससे बचाव के उपाय जानेंगे। तो आज के इस भाग 3 में चर्चा के जो प्रमुख बिंदु होंगे उनमें हम जानेंगे डेंगू, चिकनगुनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, आहार विषाक्तता और कोरोना जैसे रोगों के बारे में। इन रोगों के बारे में जानने के बाद हम पढ़ेंगे कि भोज्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है और उसके बाद आखिरी में हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि संचारी रोगों के रोकथाम के लिए सरकार ने कौन कौन से अभियान चलाए हैं, जैसे संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा दस्तक अभियान। तो चलिए हम आज का अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं डेंगू से। बच्चों, इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस रोग में रोगी को इतनी पीड़ा होती है जैसे किसी व्यक्ति की हड्डी टूटने पर उसे होती है। इस रोग का कारण एक वायरस है जिसे हम डेंगू वायरस के नाम से जानते हैं और यह डेंगू वायरस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं और इन प्रकारों को हम सीरोटाइप भी कहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि ये सीरोटाइप कौन कौन से होते हैं। बच्चों, ये सीरोटाइप होते हैं डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, 4 तथा डेंगू वायरस 5। बच्चों, ये जो DNV 5 या डेंगू वायरस 5 है, इसकी खोज अक्टूबर सन 2013 में हुई। इस रोग का वाहक एडीज एजिप्टी नामक मच्छर होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह वायरस हमें सीधा संक्रमित नहीं कर सकता। इस वायरस का संक्रमण हमें इस मच्छर के काटने से होता है। यह विषाणु इस मच्छर की लार ग्रंथि में होता है और जब यह मच्छर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो यह वायरस मच्छर की लार ग्रंथि से स्वस्थ व्यक्ति के रक्त तक पहुंच जाता है और ये मच्छर प्रायः ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जिनमें हम पानी रख करके 1 हफ्ते या उससे अधिक दिन के लिए छोड़ देते हैं, जैसे वाटर कूलर, डिस्पोज किए गए कप, फूलदान आदि। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहीं पर भी पानी को एकत्रित होने नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तदान तथा अंगदान के कारण भी यह रोग एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सकता है। चलिए अब हम जान लें कि ये जो डेंगू नामक रोग है, इस रोग में व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें उसे अचानक बुखार चढ़ सकता है, सिर में दर्द, मुंह और नाक से खून तक आ सकता है, उसकी मांसपेशियों और बदन में बुरी तरह से पीड़ा रहती है, उसे उल्टी की शिकायत हो सकती है, शरीर पर जगह जगह पर चकत्ते भी निकल सकते हैं जिसे हम अंग्रेजी में रैशेस बोलते हैं। उसका पेट खराब हो सकता है, मतलब उसे डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। यदि रोग अपने उग्र चरण में आ जाए तो व्यक्ति को हाइपोटेंशन या उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है। फिर उसके फेफड़ों के आसपास पानी भी इकट्ठा हो सकता है, उसके पेट में भी पानी इकट्ठा हो सकता है और उसकी बड़ी आंत तथा छोटी आंत से ब्लीडिंग या रक्तस्राव की शिकायत भी हो सकती है। इसमें रोगी सजग और सचेत भी नहीं रहता है और उसे अचानक दौरे पड़ने लगते हैं। उसके शरीर में स्थान स्थान पर खुजली होती है और उसकी हृदय गति भी धीमी हो जाती है।
बच्चों, जब यह रोग अपने उग्र चरण में होता है तो कभी कभी बहुत घातक स्वरूप ले लेता है। इसका पहला घातक स्वरूप होता है जिसमें शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है और इसी कारण हमारे आंतरिक अंगों से ब्लीडिंग या रक्तस्राव भी हो सकता है और इसीलिए इसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा घातक स्वरूप होता है उसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं और इसमें शरीर का रक्तचाप बहुत बुरी तरह से कम हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा सकता है? बच्चों, इस बीमारी से बचने के लिए फिलहाल तो कोई वैक्सीन की खोज नहीं हो पाई है, लेकिन सन 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार DSV-4 या डेंगू सब यूनिट वैक्सीन, इस पर शोध का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त इस बीमारी से बचने के लिए WHO सलाह देता है कि हम मच्छरों के प्रकोप से बचें। हमें अपने घर के आसपास किसी भी स्थान पर पानी को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। शरीर के अधिकतम हिस्से को ढक के रखना चाहिए ताकि हमें मच्छर ना काटें। ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पिकॉर्डिन या ऑयल ऑफ लेमन यूकेलिप्टस हो, क्योंकि ये ऐसे रसायन हैं जो मच्छरों को नष्ट करते हैं और उनसे हमारी रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। इनमें नीम, तुलसी, गिलोय और पपीते का रस ये प्रमुख होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि पपीते के पत्तियों का यदि रस पी लिया जाए तो शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इस प्रकार आपने डेंगू से बचाव किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में जान लिया। चलिए अब हम चिकनगुनिया, ये कौन सा रोग होता है, इसके बारे में जान लें। चिकनगुनिया बच्चों, ये शब्द किमकोंडे भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विकृत या मुड़ी हुई। इस रोग का सबसे पहला रोगी तंजानिया में देखा गया और यह भी एक वायरस के कारण होता है जिसे हम चिकवी कहते हैं और ये वायरस सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस प्रकार का दिखाई देता है। बच्चों, इस रोग का वाहक भी मच्छर होते हैं और वो मच्छर है एडीज एजिप्टी। इस रोग का उद्भवन काल 3 से 7 दिन होता है, अर्थात इस रोग के लक्षणों को प्रकट होने में 3 से 7 दिन का समय लग सकता है। और ये लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें रोगी को बुखार आ सकता है, शरीर पर रैशेस या चकत्ते निकल आते हैं, शरीर के पीछे वाले हिस्से में पीड़ा उठती है, सिर दर्द, आंखों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द रहता है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को जोड़ों में दर्द रहता है और जोड़ों में सूजन भी आ जाता है। जब यह रोग अपने उग्र चरण में आ जाए तो उस समय रोगी को भयंकर पीड़ा उठती है, उसकी जोड़ों में सूजन आ जाता है और शरीर पर मैक्युलोपैपुलर दाने निकल आते हैं। इस दाने के बारे में आपको भाग 1 में बताया गया था। ये वो दाने होते हैं जो जब निकलते हैं तब तो चपटे होते हैं और कुछ ही समय में ये फूल कर थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें मैक्युलोपैपुलर दाने कहते हैं। इस रोग में रोगी को उल्टी तथा डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। इस रोग का क्या क्या उपचार हो सकता है? बच्चों, इस रोग के लिए भी डेंगू की भांति ही अभी तक किसी टीके की खोज नहीं हो पाई है और इसीलिए इस रोग के वाहक अर्थात मच्छरों से हमें अपना बचाव करना चाहिए। ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करिए जिसमें DEET, पिकॉर्डिन या ऑयल ऑफ लेमन यूकेलिप्टस हो, जो मच्छरों से आपकी रक्षा कर सके। और यदि इस रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति हो तो डॉक्टर से परामर्श के बाद उसे नेप्रोक्सेन या पैरासीटामोल जैसी औषधियां दी जा सकती हैं। इसके अलावा यदि आपके घर के आसपास कोई गड्ढा हो और उसमें पानी भरा हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए ऐसे जलाशयों या बड़े गड्ढों में एक मछली डाल दी जाती है जिसका नाम है ट्राइकोगैस्टर ट्राइकोप्टेरोस। ये ऐसी दिखती है,
और इस मछली की खास बात यह है कि यह मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। तो चलिए बच्चों, अब चिकनगुनिया के बारे में जानने के बाद हम तपेदिक पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तपेदिक, इसे क्षय रोग, यक्ष्मा, एमटीबी या टीबी भी कहा जाता है। इस रोग का कारण एक बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया है ट्यूबरकल बैसिलस, और यह बैक्टीरिया रोगी के फेफड़े को बुरी तरह से संक्रमित कर सकता है। और इस बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट कॉक नाम के साइंटिस्ट ने पता लगाया था। यह बैक्टीरिया विराम चिन्ह या रॉड के आकार का दिखता है। इसे आप इस चित्र से समझ सकते हैं। और यह रोग रोगी के खांसने या छींकने से बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि इस रोग के बैक्टीरिया वायु में मिल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। यह रोग संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि के द्वारा भी स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है। यह रोग प्रायः दो स्वरूपों में दिखाई देता है, लेटेंट टीबी तथा एक्टिव या सक्रिय टीबी। लेटेंट टीबी, इसमें रोगी को कोई भी लक्षण नहीं आते, परंतु इसका बैक्टीरिया रोगी के शरीर में उपस्थित होता है। इस स्वरूप में रोगी दूसरों को तो संक्रमित नहीं कर सकता, परंतु यह बैक्टीरिया बाद में कभी भी सक्रिय हो जाता है। और टीबी के इस लेटेंट स्वरूप से पूरे विश्व में लगभग 2 बिलियन लोग संक्रमित हैं। दूसरा है एक्टिव या सक्रिय टीबी। बच्चों, चलिए हम जान लें कि इस रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। इसमें रोगी को खांसी आती है और खांसी के साथ कभी कभी खून भी आ जाता है। उसे बुखार और सीने में दर्द की शिकायत रहती है। उसे रात में पसीना आ सकता है। उसके शरीर का वजन बहुत तेजी से कम होता है। उसे कपकपी भी होती है और उसे जो खांसी आती है वो बहुत लंबे समय के लिए आती है। वह ठीक से खाना नहीं खा पाता और उसके शरीर में बहुत थकान रहती है और उसे शरीर के विभिन्न भागों में बहुत दर्द भी होता है। इस रोग का रोकथाम और उपचार कैसे किया जा सकता है? बच्चों, इसके लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला आहार लेना चाहिए। और जिन रोगियों को खसरा, निमोनिया, काली खांसी और HIV है, उन्हें यह रोग बड़ी ही आसानी से संक्रमित कर सकता है। इसीलिए इन रोगों से हमें बचाव करना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। और डॉक्टर के परामर्श के बाद रोगी को आइसोनियाजिड या पायराजिनामाइड जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। तो इस प्रकार आपने टीबी के बारे में जान लिया। चलिए अब हम डिप्थीरिया के बारे में जान लेते हैं। डिप्थीरिया, जिसे रोहिणी भी कहा जाता है, इस रोग का कारण भी एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। और बच्चों, यह रोग भी रोगी के खांसने और छींकने से बड़ी ही तेजी से फैलता है। इस रोग के लक्षणों को आने में 2 से लेकर के 4 दिन तक का समय भी लग सकता है। बच्चों, ये जो बैक्टीरिया है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, जब यह मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो एक प्रकार का विष उत्पन्न करता है जो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। और इस विष के कारण रोगी के नाक, कंठ, जीभ और श्वास नलिकाओं पर भूरी या सफेद रंग की एक झिल्ली भी बन जाती है। और इसके कारण रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसका दम भी घुटने लगता है। इस रोग के लक्षणों में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं? चलिए अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति को गले में खराश की शिकायत रहती है। उसकी गले की ग्रंथियां सूज जाती हैं। उसे हल्का बुखार भी रहता है और उसके जीभ और गले वाले हिस्से में एक भूरी श्वेत झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण उसे सांस लेने में तकलीफ भी रहता है। और इसके अतिरिक्त जब यह रोग अपनी चरम पर पहुंच जाता है तो मायोकार्डाइटिस की शिकायत हो जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें हृदय की मांसपेशियों में सूजन आ जाता है और कभी कभी रोगी को पैरालिसिस भी हो सकता है।
रोगी की किडनी पर भी असर आ सकता है। इसीलिए इस बीमारी से बचाव के उपचार हमें पता होने चाहिए। इसके लिए रोगी को डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए और रोगी को ठोस पदार्थ की जगह तरल पदार्थ देना चाहिए, जैसे दूध, फलों का रस, दलिया आदि। इस रोग के लिए कुछ वैक्सीन हैं जो लगवाए जा सकते हैं। इनमें DTAP वैक्सीन, DT वैक्सीन, TDAP वैक्सीन और TD वैक्सीन प्रमुख हैं। डिप्थीरिया के बाद हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है और कैसे होता है। बच्चों, इस रोग में लीवर के ऊतकों में सूजन आ सकता है और हेपेटाइटिस 5 तरह का होता है, A, B, C, D तथा E। और इस रोग का कारण भी विषाणु होता है। इसे हम हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C, D तथा हेपेटाइटिस E वायरस के नाम से जानते हैं। और यह रोग अक्सर रोगी के टूथब्रश, शेविंग रेजर या उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं के द्वारा भी तेजी से फैलता है। रक्तदान और दूषित खान पान के कारण भी यह रोग हो सकता है। इस रोग के लक्षण आने में अलग अलग समय लग सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी के लक्षण आने में 60 से 150 दिन का समय लग सकता है। हेपेटाइटिस सी के लक्षणों को दिखने में 2 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक का समय भी लग सकता है। इन 5 प्रकार के हेपेटाइटिस में से बी और सी को सबसे घातक माना जाता है, क्योंकि इससे लीवर सिरोसिस का खतरा रहता है। लीवर सिरोसिस में लीवर सिकुड़कर काम करना बंद कर देता है। हेपेटाइटिस रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इसमें रोगी को भूख नहीं लगती, आंखों में पीलापन हो सकता है, बुखार रह सकता है, मलमूत्र का रंग बदल जाता है, उसका जी मिचलाता है, उसे उल्टी की शिकायत हो सकती है, उसके पेट के दाहिने हिस्से में दर्द बना रहता है, उसे पाचन की दिक्कत हो जाती है, उसके जोड़ों में दर्द रहता है, उसे अक्सर थकान भी रहती है। तो अब इस रोग के रोकथाम और उपचार की भी चर्चा कर लें। इस रोग से बचने के लिए हमें शुद्ध भोजन और शुद्ध जल ग्रहण करना चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लीवर कमजोर हो जाता है। ज्यादा तेल और मिर्च मसाले युक्त आहार भी नहीं लेना चाहिए। हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें फैट या वसा कम हो और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। डॉक्टर के परामर्श के बाद कुछ ऐसी एंटीवायरल दवाइयां होती हैं, जैसे टेनोफोविर और एडेफोविर, इनको लिया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने हेपेटाइटिस के बारे में जान लिया। चलिए अब हम जान लें कि फूड पॉइजनिंग या आहार विषाक्तता क्या होता है। बच्चों, आहार विषाक्तता का मतलब है उन भोज्य पदार्थों से जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। इस रोग का क्या क्या कारण हो सकता है? इस रोग के कारण कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें विष उपस्थित होता है। जैसे कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो देखने में तो खाने वाले मशरूम की तरह लगते हैं, परंतु वो विषैले होते हैं। इनमें डेथ कैप प्रमुख है। इसमें एक एमाटॉक्सिन नाम का केमिकल होता है, जिसे यदि आप गर्म करके भी पकाएं तो वो नष्ट नहीं होगा। कुछ विष ऐसे होते हैं जो पौधों में भी उपस्थित होते हैं, जैसे हरी सेम या ग्रीन बीन्स। यदि इसे ठीक से ना पकाया जाए तो यह भी विषैला होता है। कड़वा खुबानी या बिटर एप्रिकॉट, इसे भी कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए, यह भी विषैला होता है। अंकुरित आलू, बच्चों जब आलू हरे रंग का हो जाए और अंकुरित हो जाए तो इसमें सोलेनिन नामक केमिकल उपस्थित होता है। यह भी गर्म करने से नष्ट नहीं होता, इसलिए ऐसे आलू का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थों से क्रिया करके कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। जैसे यदि पीतल के बर्तन में दही जमाया जाए तो उसमें हाइड्रोजन गैस के साथ साथ कुछ विषैले पदार्थ बन जाते हैं। आहार विषाक्तता का उपचार, इसके लिए हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन करना चाहिए। फल, सब्जियां आदि ठीक से धोकर खाना चाहिए। सब्जियों को ठीक प्रकार से पकाकर खाना चाहिए और भोजन पकाते समय छींकना और खांसना नहीं चाहिए। आहार विषाक्तता यदि किसी को हो जाए तो देर नहीं करना चाहिए, रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए।
तो बच्चों, इस प्रकार आपने अलग अलग रोगों के बारे में जाना। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण रोग कोरोना के बारे में अपनी चर्चा शुरू करेंगे। कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसके बारे में फिलहाल आपको आपकी पुस्तकों में तो कुछ नहीं मिलेगा, परंतु दुनिया का इस समय कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इस रोग का नाम नहीं सुना होगा। यह रोग इतना घातक हो चुका है कि आज पूरी मानव जाति का अस्तित्व ही इस रोग के कारण खतरे में पड़ गया है। इस रोग के लक्षणों को जानने के बाद और उससे रोकथाम के उपायों को जानने के बाद आप लोगों के बीच में जागरूकता फैला सकते हैं ताकि वो भी इस रोग से बचे रहें। तो आइए अब इस रोग पर हम अपनी चर्चा को शुरू करें। कोरोना या कोविड-19 बच्चों, इस रोग की दस्तक सबसे पहले चाइना के वुहान शहर से सुनाई दी, जब दिसंबर सन 2019 में इस रोग का पहला रोगी देखा गया। इस रोग का कारण भी एक विषाणु है जिसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वुहान कोरोना वायरस। यह नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि इस रोग की शुरुआत वुहान शहर से हुई। 2019 नोवल कोरोना वायरस, ये इसके अलग अलग नाम हैं। बच्चों, इसके नाम में एक शब्द है कोरोना। इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया? इसे ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस वायरस के शरीर पर कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं जो मुकुट की तरह दिखाई देती हैं, और मुकुट के लिए कोरोना शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस वायरस की संरचना अब आप जान लीजिए। इस वायरस के शरीर पर दो मुख्य प्रकार के प्रोटीन होते हैं। उनमें पहला है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक और दूसरा है हीमोग्लोटिनिन एस्टरेज। इसके अलावा इसके शरीर में एक रेशीय आरएनए होता है जिसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कहते हैं। ये जो दो प्रोटीन होते हैं, इनका मुख्य काम होता है होस्ट सेल पर आक्रमण करके उसे संक्रमित करना। अब यहाँ पर ये होस्ट सेल क्या है? बच्चों, ये होस्ट सेल यहाँ पर हमारे फेफड़े में उपस्थित एल्वियोलाई या कूपिकाएं हैं। इस रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? बच्चों, सामान्यतया तो जो लक्षण रोगियों में देखे जाते हैं उनमें बुखार, सूखी खांसी और थकान प्रमुख हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी देखे जाते हैं जो सामान्यतः सभी में नहीं पाए जाते, जैसे सिर दर्द रहना, महक का ना आना। यह इस रोग की सबसे बड़ी पहचान है। सर्दी जुकाम का होना, गले में खराश रहना, और जब व्यक्ति खांसे तो उसके साथ बलगम का आना, उसका सांस फूलना, मांसपेशियों में दर्द होना, कपकपी होना, उल्टी का आना, पेट खराब होने की शिकायत होना, और जब यह रोग अपने चरम पर पहुंच जाता है तो चेहरे और ओठों का रंग नीला पड़ने लगता है। रोगी खांसता है तो कभी कभी उसके साथ रक्त भी आ जाता है। उसे सीने में लगातार दर्द बना रहता है और उसके शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं की कमी भी हो जाती है, और कभी कभी तो किडनी भी उसका फेल हो सकता है। और इस रोग में रोगी को तेज बुखार होता है। बच्चों, यदि इसके आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो जिन लोगों को कोरोना हुआ उसमें से लगभग 97% लोग ऐसे हैं जो ठीक हो गए, लेकिन 3% ऐसे भी हैं जो इस रोग के कारण मर गए। उनके शरीर में आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ऐसे रोगियों की मृत्यु हो गई? इसके लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। बच्चों, अभी आपको बताया कि कोरोना वायरस फेफड़े की कूपिकाओं को संक्रमित करता है। जब यह वायरस फेफड़े की कूपिकाओं में पहुंच जाता है तो वहां पर क्या होता है? इन कूपिकाओं में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, न्यूमोसाइट 1 और न्यूमोसाइट 2। यह वायरस न्यूमोसाइट टाइप 2 को संक्रमित करता है, और जब यह वायरस उसकी सतह पर पहुंचता है तो कोरोना वायरस के जो दो प्रमुख प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक और हीमोग्लोटिनिन एस्टरेज, इन दोनों की सहायता से यह इस कोशिका में घुस जाता है, और उसके बाद इसके शरीर में उपस्थित आरएनए बाहर निकल आता है, और इस कोशिका में उपस्थित राइबोसोम की सहायता से ये अनेक प्रकार के प्रोटीन बनाता है।
और इसी प्रक्रिया में नए कोरोना वायरस का संश्लेषण हो जाता है और बच्चों ये न्यूमोसाइट टाइप 2 कोशिका मर जाती है और इस प्रक्रिया में एक हानिकारक पदार्थ बनता है जिसे इंटरल्यूकिन कहा जाता है। यह इंटरल्यूकिन इस कोशिका से बाहर आकर के उसके बाहर बहने वाली रक्त वाहिकाओं में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर इसका यह प्रभाव होता है कि जो रक्त नलिकाएं होती हैं ये स्थान स्थान पर सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण इनमें गैप आ जाता है और जब इनमें गैप आ जाएगा तो रक्त वाहिकाओं में जो तरल पदार्थ बह रहा है वो रिस रिस करके बाहर की तरफ आने लग जाता है और वो बाहर की तरफ ही सिर्फ नहीं आता बल्कि इन कोशिकाओं में भी धीरे धीरे बहने लगता है। इससे क्या होगा? इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और बच्चों जब यह मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी। इसी कारण रोगी की सांस फूलने लगती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो हमारी कोशिकाओं में एक प्रकार का एसिड होता है जिसे हम कार्बनिक एसिड कहते हैं, वह टूटने लगता है और इसके कारण हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है और इसी वजह से जो शरीर का माध्यम होता है वो अम्लीय हो जाता है और यह स्थिति बड़ी ही घातक होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें अपने शरीर के माध्यम को क्षारीय रखना चाहिए। तो आपने इस डायग्राम को देख करके यह अंदाजा लगा लिया होगा कि घातक परिस्थिति में रोगी किस प्रकार से अपनी जान गंवा सकता है। यदि 8 नवंबर सन 2020 के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो अब तक इस रोग से 5 करोड़ से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 12 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस रोग से जो ठीक हुए उनकी संख्या 3 करोड़ से ऊपर है। बच्चों इस प्रकार इन आंकड़ों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कहा जाता है 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए और इस अभियान को आगे बढ़ाने में और लोगों में जागरूकता फैलाने में मदद करिए। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जान लें कि भोज्य पदार्थों के संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। बच्चों आपने अपने रसोई घर में अनेक तरह की चीजें देखी होंगी, तो इन पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जाता है आप उसके बारे में जान लीजिए। अनाज या दाल का संग्रह करना हो तो उसमें नीम के पत्ते रखिए, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। आटा, इसका संग्रह अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफी को ऐसे बर्तनों में रखना चाहिए ताकि वायु प्रवेश ना कर सके। अचार, इसमें तेल और नमक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। मसाले, इनका संग्रहण साबुत अवस्था में करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने जाना कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जाता है। चलिए अब हम जान लें कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान क्या होता है और किसने शुरू किया। बच्चों इस अध्याय में आपने अनेक संचारी रोगों के बारे में पढ़ा और आपको यह अंदाजा तो लग ही गया होगा कि इसमें से बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं मिल पाया है। इसीलिए इन रोगों के प्रति जागरूकता फैला करके ही हम इसका रोकथाम कर सकते हैं और इसी जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 3 चरणों में चल चुका है। पहला 1 मार्च से 31 मार्च तक, दूसरा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक और तीसरा 2 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है दिमागी बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया तथा कोरोना जैसे रोगों के प्रति लोगों को सचेत करना। अब हम अपना आज का आखिरी टॉपिक शुरू कर लें और वो है दस्तक अभियान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैले जापानी इंसेफ्लाइटिस या दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 12 फरवरी सन 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दस्तक अभियान की शुरुआत की। तो बच्चों इस प्रकार आज के इस भाग 3 में आपने कई बीमारियों के बारे में जाना,
भोज्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जाता है, इसके बारे में जान लिया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के बारे में जाना। आज के इस भाग 3 पर आधारित ये आपका गृह कार्य है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं सतीश कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, KL जैन इंटर कॉलेज सासनी हाथरस। छात्रों, आज हम 12th कॉमर्स का एक विषय है अधिकोषण तत्व, जिसे हम बैंकिंग कहते हैं। इसका एक पाठ है जिसका नाम है संयुक्त स्कंध बैंक, अर्थात व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक या मिश्रित पूंजी बैंक भी इसके दूसरे नाम हैं। संयुक्त स्कंध बैंक कोई नई प्रकार की बैंक नहीं होती। जिन बैंकों से हम लोग परिचित हैं, जो हमारे आसपास जिन बैंकों की शाखाएं खुली हुई हैं, उन्हीं बैंकों को हम लोग संयुक्त स्कंध बैंक अर्थात जॉइंट स्टॉक बैंक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आपने अपने आसपास, अपने शहरों में, अपने स्कूल के पास, अपने घरों के पास बहुत सारी बैंकों की ब्रांचेस को देखा होगा, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, ये सभी संयुक्त स्कंध बैंक की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आपने कुछ और बैंकों को भी देखा होगा, जैसे कि ICICI, HDFC, IDBI, एक्सिस बैंक, यह भी संयुक्त स्कंध बैंक की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं बैंकों को हम, इनका दूसरा नाम भी होता है कि कॉमर्शियल बैंक कहते हैं कुछ लोग इन्हें व्यापारिक बैंक भी कहते हैं, और कुछ लोग इन्हें मिश्रित पूंजी बैंक भी कहते हैं। तो आज हम इन्हीं बैंकों के विषय में पढ़ाएंगे। बच्चों, भारत में संयुक्त बैंक की स्थापना बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत की गई है तथा इनका निर्माण मिश्रित पूंजी बैंक के आधार पर होता है। इसी कारण ये बैंक मिश्रित पूंजी या संयुक्त पूंजी बैंक अर्थात व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। इनकी पूंजी अंशों में बटी होती है। इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य व्यापारिक बैंकों के कार्यों को करते हुए लाभ अर्जित करना होता है। ये जो संयुक्त स्कंध का अर्थ है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए, संयुक्त स्कंध, संयुक्त जैसा कि जॉइंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि बैंकें जब स्थापित होती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। जो 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग या 50-100 लोग इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी मात्रा में कैपिटल इन बैंकों के अंदर नहीं लगा सकते। अतः इन बैंकों के अंदर लाखों लोगों का पैसा लगा होता है। और किस तरह से पैसा लगा होता है? वो लगा होता है अंशों के माध्यम से, शेयर्स के माध्यम से, जिन्हें कि हम स्टॉक भी कहते हैं। दरअसल कोई भी बैंक हो, उसकी जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है। छोटे छोटे पार्टिकल बना दिए जाते हैं, उसके हिस्से बना दिए जाते हैं, जिनको हम शेयर बोलते हैं, अंश बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। उन्हीं स्टॉक को एक तरह से सेल किया जाता है आम लोगों के लिए, जिसे कोई कंपनी भी खरीद सकती है, गवर्नमेंट भी खरीद सकती है, कोई म्यूचुअल फंड भी खरीद सकता है, और जो हमारे देश के आम नागरिक हैं वह भी खरीदते हैं। इस तरह से लाखों लोगों का पैसा एक बैंक के अंदर पूंजी के रूप में लगा होता है। इसीलिए इसको हम संयुक्त स्कंध बैंक बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि
इन बैंकों को व्यापारिक बैंक क्यों बोला जाता है? इन बैंकों को व्यापारिक बैंक अर्थात कॉमर्शियल बैंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बैंकें व्यापार करती हैं। व्यापार का अर्थ होता है किसी वस्तु को सस्ते में खरीदना और मुनाफे में बेचना। अब बात आती है कि बैंक आखिर किस तरह का व्यवसाय करती हैं, क्या खरीदती हैं और क्या बेचती हैं। तो छात्रों, बैंकें रुपया खरीदती हैं और रुपए को ही बेचती हैं। किस आधार पर? जैसा कि हम सब लोग बैंकों में विभिन्न प्रकार के खाते खोलते हैं, बचत खाता खोलते हैं, चालू खाता खोलते हैं, सावधि जमा खाता खोलते हैं, आवर्ती जमा खाता खोलते हैं और इन खातों में अपना जो बचा हुआ पैसा है, अतिरिक्त पैसा है, उसको जमा करते हैं। क्यों? ताकि बैंक हमें उस पैसे पर, उस जमा पर ब्याज दिया करती है, इंटरेस्ट दिया करती है। तो एक तरह से बैंक ने उस ब्याज के आधार पर हमारे उस पैसे को प्रयोग करने के लिए खरीद लिया। लेकिन बैंकें भी ऐसे पैसे को अपने पास तो रखेगी नहीं। वो व्यापारियों को, उद्योगपतियों को एवं जरूरतमंद लोगों को उधार के रूप में, लोन के रूप में, एडवांस के रूप में प्रोवाइड कराती है, देती है और उनसे एक ऊंची ब्याज दर पर ब्याज वसूल करती है, जो आज की तारीख में 9% से लेकर लगभग 14-15, बल्कि मैं तो कहूंगा कुछ बैंकें 18% तक ब्याज वसूल करती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं संयुक्त स्कंद बैंकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना जब 1935 में हो जाने के पश्चात संयुक्त स्कंद बैंकों को दो भागों में बांटा गया, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक उनको कहा जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं। रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध होने के लिए किसी भी बैंक को बहुत सारी शर्तों को पूर्ण करना होता है। उसके पश्चात ही वह बैंक भारत रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हो सकती है। और इसका फायदा यह होता है कि द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध होने वाली बैंकों को भारत सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से कई प्रकार की सुविधाएं मिला करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गैर सूचीबद्ध बैंक। इसका अर्थ होता है कि जो बैंकें भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं होते हैं, वह बैंक गैर सूचीबद्ध बैंक कहलाते हैं। आगे हम एक और तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं और वह तरीका है क्षेत्रीय स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। क्षेत्रीय स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण की हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके कुछ सहयोगी बैंकों। भारतीय स्टेट बैंक जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है और यह पूरी तरह से सरकारी बैंक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, जैसा कि लिखा है, राष्ट्रीयकृत बैंक। कुछ समय पहले तक हिंदुस्तान के अंदर कुल मिलाकर 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हुआ करते थे। राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब होता है कि जो बैंक पूरी तरह से सरकारी है, जिसका अर्थ होता है कि कम से कम 50% या उससे अधिक, यानी 50% से अधिक अंशों को जो रखती है वो हमारी सरकार रखती है। 50% से अधिक शेयर हमारी सरकार के पास होते हैं, इसीलिए वह सरकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाता है। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में मैं आपको कई नाम जैसे आपको बताऊं, आप परिचित हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक। बहुत सारी बैंकें हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में आती हैं। लेकिन कुछ समय पहले हमारी भारत सरकार ने बैंकों के उत्थान हेतु
कुछ छोटी छोटी बैंकों का विलय कुछ बड़ी बैंकों के साथ कर दिया, जिसके कारण आज की तारीख में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 12 है। इसके अलावा एक होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, यानी कि सूचीबद्ध श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध होती हैं। आगे हम बात करेंगे निजी क्षेत्र के बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक। हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी कार्यरत हैं, जैसे कि ICICI, HDFC, IDBI, कोटक महिंद्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। और लक्ष्मी विलास बैंक और यस बैंक तो आजकल अपनी कुछ परेशानियों के कारण अच्छी खासी सुर्खियों में भी हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के बैंक में देश के पंजीकृत संयुक्त पूंजी वाले एवं कुछ विदेशी बैंक भी आते हैं। आगे हम बात करेंगे भारतीय संयुक्त बैंक के कार्यों के बारे में एवं लाभों के बारे में। पहले नंबर पर मैं कहना चाहूंगा जमा पर पूंजी एकत्र करना। बैंक पैसा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए सामान्यतः अपने यहां पर लगभग 5 प्रकार के अकाउंट खोला करती हैं, जिसमें पहला है बचत खाता, दूसरा चालू खाता जिसे व्यापारी लोग खोलते हैं, तीसरा है FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा खाता, और चौथा होता है आवर्ती जमा खाता, जिसमें कि हर महीने कुछ ना कुछ रुपया, एक निश्चित रुपया जमा करना होता है आवर्ती जमा खाते में। और एक और होता है हमारे प्यारे प्यारे छोटे बच्चों के लिए जिसे हम बोलते हैं घरेलू गोलक खाता। तो इन 5 प्रकार के अकाउंट्स के माध्यम से एक बैंक अपने पास एक बहुत बड़ी मात्रा में धन को एकत्र करती है। अब उस धन को अपने पास रखेगी तो नहीं, अतः ऋण एवं अग्रिम के रूप में वह जरूरतमंदों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए या अन्य विभिन्न जरूरत के कार्य करने के लिए उधार देती है, लोन देती है, एडवांस के रूप में देती है। तो यह भी कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य हमारी बैंक करती है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो आज के हिसाब से बहुत ज्यादा आवश्यक भी है, और वह कार्य है धन का स्थानांतरण, यानी धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना, भेजना। इसके लिए आज हम कई प्रकार की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी हद तक बहुत सुविधाजनक भी हैं, और सबसे बड़ी बात सुविधाजनक होने के साथ साथ वह सुरक्षित भी है। पहले नंबर पर मैं बताना चाहूंगा ATM, जिसे आप सब लोग पैसा निकालने के लिए तो प्रयोग करते ही हैं, इसके साथ साथ आप धन का ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए भी उस ATM का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके माध्यम से भी आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके माध्यम से भी आप कितना भी पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण तकनीक है वह है मोबाइल बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग। इस मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग कितना भी पैसा किसी भी वक्त 24 आवर्स कितना भी पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्रय विक्रय का कार्य। बैंकें हमारे लिए क्रय विक्रय का कार्य भी करती हैं। आजकल बहुत सारे लोग शेयर्स को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको भी सेल परचेज करने का काम करते हैं। तो बैंक हमारा आदेश मिलने पर हमारे लिए इस प्रकार के शेयर्स का, डिवेंचर्स का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल परचेज करने का कार्य भी करती है।
इसके अलावा है प्राप्त राशि को एकत्र करना। अगर बैंक के किसी कस्टमर का कहीं से कोई पैसा आना है, जैसे कि कहीं से कोई शेयर्स का डिविडेंड आना है, या कहीं से डिवेंचर्स का कहीं से इंटरेस्ट आना है, या कहीं से किसी प्रकार का कोई कमीशन आना है, तो बैंक इस प्रकार की धनराशि को एकत्र करके हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इसके अलावा ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। देखिए, जैसे हमारी LIC की किस्त है, यानी हमने जीवन बीमा करा रखा है, उसकी किस्त जानी है, या हमने लोन ले रखा है, लोन की किस्त जानी है, या हमारे बिजली का बिल है, हमारे पानी का बिल है, हमारा टेलीफोन का बिल है, या फिर हम किसी मकान, किसी किराए के मकान में रहते हैं, हमको किराया भुगतान करना है हर महीने, तो बैंक अपने ग्राहक के आदेश पर इस प्रकार के भुगतान भी कर दिया करता है। आगे है आवश्यक वित्तीय जानकारी। हमें किसी प्रकार की कोई वित्तीय जानकारी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, तो बैंक के अंदर कई प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं और बैंक उन विशेषज्ञ के माध्यम से हमें वह आवश्यक जानकारी प्रोवाइड कराता है। आगे है ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करना। तो हमारा विभिन्न जगहों से किसी से पैसा आना है कहीं से, तो कोई विनिमय विपत्र का पैसा आना है, या किसी अन्य प्रकार से कोई ग्राहक हमारे खाते में रुपया जमा करता है, तो वह भी रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम बैंक किया करती है। कई दफा हम अपने विनिमय विपत्रों को बिल फॉर कलेक्शन के तहत जमा कर दिया करते हैं, तो उनका भी पैसा इकट्ठा करके बैंक हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इसके अलावा एक बहुत ही लाभकारी चीज है, लाभकारी कार्य है, और वह है लॉकर सुविधा, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे कि बैंक हमें लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, और उस लॉकर के अंदर हम अपने महत्वपूर्ण कागजात, अपने कानूनी कागजात, अपनी सिक्योरिटीज, अपने कोई भी आभूषण जो सोने के हों, चांदी के हों, हीरे के हों, सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से उस लॉकर के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा प्रन्यासी की भूमिका, यानी ट्रस्ट की भूमिका, तो हमारे रिक्वेस्ट पर, हमारे अनुरोध पर हमारी संपत्ति की रक्षा करने के लिए बैंक एक ट्रस्ट के रूप में, एक मैनेजर के रूप में भी कार्य करता है। अगला है धन का विनियोजन। देखिए, हर बैंक पैसा कमाने के लिए बैठी है, अतः जो भी उसके पास विभिन्न अकाउंट्स के माध्यम से जो पैसा एकत्र होता है, उस पैसे को वह ऐसे स्थान पर लगाती है जहां से, या कहिए इन्वेस्ट करती है, जहां से उसे बेहतर रिटर्न मिल सके, बेहतर इंटरेस्ट मिल सके, और वह धन पूरी तरह से सुरक्षित भी रहे। इसके अलावा बैंक एक काम और करती है, और वह करती है हुंडियों एवं विनिमय विपत्रों को भुनाना। तो विनिमय विपत्र चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, उनको भुनाकर बैंक एक तरह से हमें शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराती है। तो आगे हम बात करते हैं संयुक्त स्कंद बैंकों के दोषों के बारे में, अर्थात कमियों के बारे में। पहले नंबर पे मैं बताना चाहूंगा कि सुयोग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। तो हिंदुस्तान के अंदर यदि BA करना हो, MA करना हो, या BTech MTech करना हो, या MBBS करना हो, तो बहुत सारे संस्थान हैं। लेकिन अगर हम बैंकिंग शिक्षा की बात करें, तो आखिर किस स्कूल से की जाए, ऐसे स्कूलों की संख्या, ऐसे इंस्टीट्यूट की संख्या हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम है। दूसरे नंबर पर मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। हमारे यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, जबकि अंग्रेजी भाषा एक हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, बल्कि विदेशी भाषा है, और जिसका प्रयोग करने में आज भी अधिकांश भारतवासियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर मैं बताना चाहूंगा कि योग्य संचालक मंडल का अभाव। संचालक मंडल यानी डायरेक्टर्स, यानी बैंक के ड्राइवर्स, बैंक के ड्राइवर जितने ज्यादा कुशल होंगे, योग्य होंगे, उतना ज्यादा बैंक को बेहतर तरीके से ड्राइव कर पाएंगे, उसका संचालन कर पाएंगे। चौथे नंबर पर बताना चाहूंगा बैंकों की दोषपूर्ण व्यवस्था।
देखिए, जो हमारे यहाँ बैंकें जो कार्य कर रही हैं वो काफी हद तक यूरोपियन पैटर्न पर ही कार्य कर रही हैं, जबकि वो भारतीय परिवेश के अनुसार, भारतीय परिवेश के अनुरूप नहीं। अतः बैंकों को अपनी कार्य प्रणाली में थोड़ा सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लाभांश की ऊंची दर। प्राय यह देखा जाता है कि बैंकें अपनी साख बचाने के लिए उन्हें चाहे लाभ हुआ हो अथवा ना हुआ हो, लेकिन फिर भी वह ऊंची दर से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की कोशिश किया करती हैं, जिसका आगे चलकर उन्हें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभोपार्जन पर अधिक ध्यान। आजकल हमारी जितनी भी बैंकें हैं वह लाभ कमाना, यह तो निश्चित है कि ठीक है उनका प्राथमिक वर्क है, लेकिन लाभ कमाने के साथ साथ उन्हें अपने ग्राहकों की सेवा भावना का भी अच्छा खासा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शाखाओं का त्रुटिपूर्ण विस्तार। हर बैंक अपना विस्तार करना चाहती है, अपनी शाखाओं को ज्यादा से ज्यादा खोलना चाहती है, लेकिन बैंकें अपनी शाखाओं को बड़े बड़े शहरों में, ऐसे स्थानों पर जहां उद्योगपति रहते हैं, बड़े बड़े मार्केट हैं, ऐसे स्थानों पर खोलती हैं जहां पहले बहुत सारी बैंकों ने अपनी ब्रांचें खोल रखी। जबकि हमें चाहिए है कि ऐसे स्थानों पर ब्रांचें खोली जाएं जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं व्यापारिक बैंकों की उन्नति के बारे में कि आखिर जो हमारी वर्तमान बैंकें हैं ये किस प्रकार से प्रोग्रेस कर सकें। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार। हमारी बैंकों को चाहिए कि वह ऐसे स्थानों पर बैंकों की शाखाएं खोले जो दूर दराज के इलाके हैं, हमारे छोटे छोटे ब्लॉक हैं, तहसील हैं, कस्बे हैं, और जहां पर अभी तक किसी अन्य बैंक ने अपनी कोई शाखा नहीं खोली है, ऐसी स्थान पर हमें अपनी शाखाओं को खोलना चाहिए। और भारत सरकार को चाहिए कि इस तरह का नियम कानून बनाए कि बैंकें ना चाहते हुए भी ऐसे स्थान पर अपनी ब्रांचों को खोलने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि बैंकों को चाहिए कि वह अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी एवं प्रादेशिक भाषाओं का भी भरपूर प्रयोग करें। नंबर थर्ड, विदेशी बैंकों पर नियंत्रण। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी विदेशी बैंकें भी आज की तारीख में कर रही हैं। वो जो विदेशी बैंकें हैं उनका जो अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए या जिन शर्तों के अधीन वो हिंदुस्तान में अपना कार्य कर रही हैं, उन शर्तों का अतिक्रमण करते हुए वो हमारे हिंदुस्तानी व्यापारिक बैंकों के साथ कंपटीशन करती हैं, जिसका खमियाजा हमारी बैंकों को भुगतना पड़ता है। अतः हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इन विदेशी बैंकों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखे। अगला है छोटे एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर बैंकों का एकीकरण, जो कि हमारी भारत सरकार आजकल कर रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ छोटी छोटी बैंकों का विलय, एकीकरण कुछ बड़ी बैंकों के साथ कर दिया, ताकि वह बैंकें बड़ी बड़ी दूसरी बैंकों का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण वितरण की सरल व्यवस्था। देखिए, जब भी किसी इंसान को लोन लेना होता है बैंक से, तो उसे बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, और आसान, कहने का अर्थ है आसान नहीं होता लोन लेना। कई प्रकार की बैंकों की शर्तों को पूरा करने के पश्चात ही बैंकें हमें लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो यह जो जटिल व्यवस्था है, बैंकों को चाहिए कि इस व्यवस्था को थोड़ा सा आसान बनाए। आगे है परस्पर सहयोग में वृद्धि। बैंकों को चाहिए कि कंपटीशन के साथ साथ आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखनी चाहिए, ताकि इसी भावना के आधार पर हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए
एक दूसरे की उन्नति का रास्ता अग्रसारित कर सकते हैं। अगला है मितव्ययता। मितव्ययता का अर्थ होता है कम खर्चा करना। अतः हमारी बैंकों को चाहिए कि वह अनावश्यक खर्चा किसी भी मद के ऊपर ना करें, जिससे कि बैंकों की जो आर्थिक स्थिति है वह बेहतर हो सके, वह मजबूत बन सके। अगला पॉइंट है कुशल प्रबंध। यानी प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट। बैंकों का मैनेजमेंट जितना बेहतर होगा, जितना कुशल होगा, प्रोफेशनल होगा, बैंक उतनी ही तेजी से आगे की तरफ उन्नति करेंगी और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी बनाएंगी। इसके अलावा नंबर 9, उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देना। जैसे कि बैंकों का कार्य है ऋण देना, और वह हमारे व्यवसायी को, हमारे उद्योगपतियों को एवं आम जनता जिनको की जरूरत है पैसे की, उन सबको लोन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन बैंकों को कोशिश ये करनी चाहिए कि वह उत्पादक कार्यों के लिए ही ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कराए। अगला है नंबर 10, सरकारी प्रोत्साहन। गवर्नमेंट को भी चाहिए, चाहे वो हमारी राज्य सरकारें हों, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि वह इन बैंकिंग संस्थानों की जहां भी जरूरत हो भरसक मदद करने का प्रयास करे, प्रयत्न करे। हाँ, तो नंबर 11 हम कहना चाहेंगे आयकर एवं अन्य करों में छूट। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इन बैंकों के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है या जो दूसरे अन्य प्रकार के टैक्स लगते हैं, उन टैक्सों को थोड़ा सा कम। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक एवं स्टेट बैंक द्वारा सहायता। तो जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है और भारतीय स्टेट बैंक है, इन दोनों को चाहिए कि वह हमारी समस्त बैंकों की भरसक जितना हो सके मदद करने के लिए तैयार रहे। अगला है तकनीकों का प्रयोग। आज तकनीक का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का युग है। अतः हमारी समस्त बैंकों को चाहिए कि वह आधुनिक से आधुनिक जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका बेहतर तरीके से प्रयोग करे। और अगला टॉपिक है कार्य प्रणाली में सुधार। कार्य प्रणाली का सुधार का मतलब है कि बैंकों को स्थान के अनुसार और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करते हुए कार्य करना चाहिए। तो छात्रों में एक संदेश आपको और देना चाहता हूं, जैसा कि आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोविड-19 अर्थात कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है। इसके बचाव के लिए हमारी सरकारों ने विभिन्न प्रकार के जो उपाय बताए हैं एवं हमारे डॉक्टर्स ने जो विभिन्न प्रकार के उपाय बताए हैं, प्रिकॉशंस बताए हैं, उन सब का हमें पालन करना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारे परिवार वाले सुरक्षित रहें, हमारे देशवासी सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।